हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे, मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ना भी चाहिए, इसलिए कि पढ़ना आपके जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आइए हम आज आपको बताने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, जो क्लास 12 का चौथा चैप्टर है, मैं एक वीडियो में आपको थोड़ी जानकारी दिया था। अब बचे हुए टॉपिक के बारे में आपको और जानकारी दे दूं और इस जानकारी से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपको बहुत सारा प्रश्न जो चौथा चैप्टर से आते हैं आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो आइए बिना किसी देरी के मैं आपको चौथा चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बर्थ कंट्रोल, मैं आपको बर्थ कंट्रोल के बारे में बताने जा रहा हूं। बर्थ कंट्रोल चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें हमको देखना है बर्थ कंट्रोल। इसमें बर्थ कंट्रोल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है बर्थ कंट्रोल। तो आइए मैं आपको बर्थ कंट्रोल के बारे में बताने जा रहा हूं। बर्थ कंट्रोल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए बर्थ कंट्रोल एक महत्वपूर्ण विधि है। बर्थ कंट्रोल के द्वारा ही हम तमाम लोग बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने में सफल हो सकते हैं। इसलिए बर्थ कंट्रोल के उपयोग द्वारा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। आइए हम देखते हैं बर्थ कंट्रोल के अंतर्गत कितने विधि आते हैं। तो बर्थ कंट्रोल पहली बात, ये बर्थ कंट्रोल दो प्रकार के होते हैं। एक टेम्पोररी बर्थ कंट्रोल मेथड और एक होता है परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड। मेरे प्यारे बच्चों, टेम्पोररी और परमानेंट दोनों बर्थ कंट्रोल में क्या अंतर है? टेम्पोररी बर्थ कंट्रोल मेथड हम उसे कहते हैं जिस मेथड के उपयोग से भविष्य में संतान उत्पन्न होने की संभावना बची रहती है या बनी रहती है, ताकि एक संतान उत्पन्न करने के बाद हम दूसरे संतान को 3 साल 4 साल के बाद उत्पन्न करना चाहें तो इस बीच जो हम अंतराल स्थापित करते हैं हम उसके लिए टेम्पोररी बर्थ कंट्रोल मेथड का उपयोग करते हैं। तो आइए टेम्पोररी बर्थ कंट्रोल मेथड के अंतर्गत भी कई विधि आते हैं। नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड, बैरियर BCM बर्थ कंट्रोल मेथड, केमिकल BCM बर्थ कंट्रोल मेथड, मैकेनिकल BCM, इसी को हम लोग IUDS कहते हैं। इम्प्लांट BCM। अब देखिए, ये सभी टेम्पोररी बर्थ कंट्रोल मेथड होते हैं। इस मेथड के उपयोग से भविष्य में संतान उत्पन्न करने की संभावना बची रहती है। अब आइए, इसमें कुछ विधि ऐसे हैं जो ओवुलेशन क्रिया को रोकने में सहायक होते हैं। तो
ओरल पिल्स जो आते हैं रासायनिक गर्भ निरोधक औषधि में ओरल पिल्स आते हैं। ओरल पिल्स के अंतर्गत माला डी, माला एन, अप्सरा और सहेली आते हैं। सहेली का उपयोग साप्ताहिक किया जाता है। माला डी, माला एन और अप्सरा का उपयोग डेली किया जाता है। ये सभी ओरल पिल्स ओव्यूलेशन क्रिया को रोकने में सहायक होते हैं। बाकी के गर्भ निरोधक औषधि फर्टिलाइजेशन क्रिया को रोकने में सहायक होते हैं। क्लियर हो गया। नॉन मेडिकेटेड जो आईयूडीएस है वो लिपेस लूप होता है और हार्मोनल आईयूडीएस होते हैं वो LND-20 और प्रोजेस्टास होते हैं। कॉपर आयन रिलीजिंग आईयूडीएस में COT, CU7 और मल्टीलोड 375 आते हैं। क्लियर है ये बात। अब देखिए यहाँ पर हम लोग परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड के अंतर्गत दो आते हैं। परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड के अंतर्गत एक आते हैं वैसेक्टोमी, एक आते हैं वैसेक्टोमी और एक आते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, ये जो वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी है ये आपको मेल नसबंदी और फीमेल नसबंदी। जो वैसेक्टोमी है जब भास डिफरेंस को काटकर बांध दिया जाता है तब उसे हम वैसेक्टोमी बोलते हैं या मेल नसबंदी बोलते हैं। और जब फीमेल के ओविडक्ट को काट करके बांध दिया जाता है तब हम उसे ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। मतलब फीमेल के ओविडक्ट को काट करके बांध दिया जाता है तो हम उसे ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं या फीमेल नसबंदी बोलते हैं। तो मेरे बच्चों ये परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड के अंतर्गत आते हैं और ये टेम्पोररी बर्थ कंट्रोल मेथड के अंतर्गत आते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसमें MTP आता है। एक टॉपिक है आपको MTP, एक टॉपिक है MTP। MTP, ये MTP जो होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होते हैं। MTP 12 सप्ताह के गर्भ का MTP किया जाना सुरक्षित माना जाता है। 12 सप्ताह के बाद यदि कोई गर्भ 12 सप्ताह पार कर गया, 12 सप्ताह से अधिक हो गया और तब यदि उसका MTP कराया जाता है तो ये खतरनाक होता है, हानिकारक होता है। आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि MTP पर हमारे देश में रोक लगा दी गई है। कारण क्या है? MTP के कारण फीमेल में, महिला की जनसंख्या में, बेटी की जनसंख्या में, लड़कियों की जनसंख्या में दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है। एमनियोसिंथेसिस एक टेस्ट होता है, उस जांच जो गर्भावस्था में, एमनियोसिंथेसिस एक जांच है जो गर्भावस्था में किया जाता है और गर्भावस्था में इस जांच से ये पता चल जाता है कि गर्भ में बेटी पल रही है या बेटा पल रहा है। जब लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि बेटी पल रही है, गर्भ में बेटी पल रही है, तो अधिकांश माताएं या उनके परिजन MTP करा देते हैं, जो अत्यधिक दुखदायक होता है। MTP कराना एक प्रकार का जघन्य अपराध है। हमारी सरकार जो है MTP पर रोक लगा दी गई है। MTP पर रोक लगा दी है इसलिए कि ताकि भ्रूण हत्या न हो सके। समाज में मेल और फीमेल दोनों का अनुपात बना रहना चाहिए। अगर मेल और फीमेल के अनुपात में काफी अंतर हो जाएगा तो बहुत बड़ी समस्या भविष्य में उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए MTP पर रोक लगा दी गई है, एमनियोसिंथेसिस टेस्ट पर भी रोक लगा दी गई है। इसके बाद देखिए हम लोगों को इसमें देखना है STD, एक टॉपिक है STD। हालांकि STD के बारे में जो एड्स की बीमारी है वो एड्स बीमारी के बारे में हम लोगों को डिटेल पढ़ना है चैप्टर 8 में। क्लास 12 के चैप्टर 8 में मेरे बच्चों कई बीमारी के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें एक एड्स के बारे में जानकारी देंगे। तो आइए हम STD किसे कहते हैं? ऐसा रोग जो यौन क्रिया के द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता हो, एक शरीर से दूसरे शरीर में यौन क्रिया के द्वारा फैलता हो, तो हम ऐसे रोग को STD कहते हैं। STD 15 से लेकर के 24 वर्ष के आयु के लोगों में अधिकतर होते हैं। ये खतरनाक और जानलेवा रोग होती है। इस रोग को फैलने के कई कारण हैं। इसमें मुख्य कारण इमोरल सेक्सुअल एक्टिविटी अर्थात
अनैतिक संभोग क्रिया होती है, बहुलैंगिक क्रिया भी होते हैं, ब्लड के द्वारा भी होता है, दूसरे के तौलिया रुमाल, रेजर ब्लेड ब्रश इत्यादि के द्वारा भी होता है। तो ये सब फैलते हैं, इसके माध्यम में एसटीडी के फैलने के माध्यम में कि एसटीडी रोग कैसे फैलता है। एसटीडी रोग का लक्षण है कि बाहरी प्रजनन अंग में घाव का हो जाना और जल्दी ठीक नहीं होना, थोड़े से काम करने में थकावट हो जाना, लगातार बुखार का रहना, भूख में कमी आ जाना, कमजोरी बढ़ जाना। एसटीडी से बचने के लिए सबसे बेहतर उपाय है कि जिसके माध्यम से ये रोग फैलता है, हम यदि उससे अपने आप को बचे रह जाए तो ये बीमारी से हम बच सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, अनैतिक संभोग क्रिया, बहुलैंगिक क्रिया, एक ही निधि के बारंबार उपयोग की क्रिया, इस सब से बचना चाहिए और ब्लड चढ़ाने से पहले ब्लड की जांच हो जानी चाहिए। इसके बाद लास्ट में आपको जानना है इनफर्टिलिटी, बांझता या बांझपन, ये हमारे समाज का बहुत बड़ा समस्या है और बहुत जटिल समस्या है। ये समस्या चूंकि वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर देते हैं, ये समस्या वैवाहिक जीवन में काफी कठोरता पैदा कर देती है। ये जो बांझता है, इसके लिए मेल फीमेल या दोनों जिम्मेवार हो सकते हैं। हम लोग बांझ कहेंगे किसे? तो बांझ ऐसे दंपति जो सामान्य वैवाहिक जीवन, सामान्य यौन क्रिया के बावजूद भी संतान उत्पन्न करने में नाकामयाब हो जाते हैं, अक्षम हो जाते हैं, तो हम वैसे दंपति को बांझ कहते हैं। बांझ होने के लिए फीमेल में और मेल में अनेक कारण हो सकते हैं। पति भी जिम्मेवार हो सकते हैं, पत्नी भी जिम्मेवार हो सकती है, अथवा दोनों जिम्मेवार हो सकते हैं। परंतु हमारे समाज में बांझपन के लिए महिला को ही दोषी माना जाता है, जो गलत है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुने। बांझ होने के लिए कई कारण होते हैं, जो मेल में भी हो सकते हैं, फीमेल में भी हो सकते हैं। इसलिए किसी एक को बिना जांच पड़ताल का जिम्मेवार ठहराना उचित नहीं है। अब जो बांझ दंपति हैं, उसमें भी संतान पाने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए आधुनिक तकनीक विकसित हो गए हैं, जिसको हम लोग ART कहते हैं। और ART के अंतर्गत अनेक तकनीक आते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड आते हैं, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर आते हैं, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर आते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन आते हैं और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आते हैं। तो मेरे बच्चों, चौथा चैप्टर में, ये छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है, और इसमें वुमन को रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उसके प्रॉब्लम, उसके निदान की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए ये चैप्टर अति महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चों, इसको ध्यान से सुनना है, नोट्स तैयार करना है और इम्पोर्टेंट टॉपिक को अंडरलाइन करना है। हम बार बार बोल रहे हैं, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो ठहर जाएगा, रुका रहेगा। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए परिश्रम का मार्ग ही सबसे अच्छा मार्ग होता है, और परिश्रम के द्वारा जो फल प्राप्त होता है वो निसंदेह मीठा और स्वादिष्ट होता है। तो इसलिए अपनी तैयारी को जारी रखें और परिश्रम के मार्ग को चुन करके जीवन को सफल बनाएं। इसी के साथ मैं आज का टॉपिक समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। अगर आप लोगों को कहीं से भी इस टॉपिक में कोई दुश्वारी हो, दिक्कत हो, तो कमेंट जरूर करें। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके कमेंट का इंतजार करता हूँ। थैंक यू।